Hello friends, I am back with a new video and this is basically the lecture 2 of our ecosystem series. So we are going to complete this water pollution in today's lecture. So whenever we talk about water pollution, it simply means that the water which is unfit for consumption. जैसे आप कोई पानी पीते हो और अगर पानी साफ नहीं है तो आप उसे क्या कहते हो कि polluted water. लेकिन इसमें भी गलती हमारी ही है. ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं ये बहुत समय से बेसिकली वाटर बॉडीज को अब्यूज करते रहते हैं. कैसे अब्यूज करते हैं? तो अलग अलग टाइप के कचरे को पानी में फेंकते हैं. एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो बेसिकली रिवर गंगा को आप देख लो. ठीक है, गंगा को सबसे ज्यादा पोल्यूट करने वाले कौन है? हम लोग हैं. हम लोग वहां पे हार फेंकते हैं, फूल फेंकते हैं, डेड बॉडीज फेंकते हैं, अस्थियां फेंकते हैं. तो उससे क्या होता है? पानी पोल्यूट हो जाता है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया ताकि गंगा नदी को साफ किया जाए. ठीक है, अब ये हम मानते थे, पहले हमें बिलीव रखते थे कि वाटर कैन वॉश अवे एवरीथिंग, नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट दैट वाटर बॉडीज आर आवर लाइफलाइन. हम ये मानते थे पानी में कुछ भी फेंक दो, डिसॉल्व हो जाएगा, सब हो जाएगा. लेकिन हम भूल गए कि पानी में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिसकी वजह से उनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है. तो इसीलिए कहा जाता है कि वाटर को पोल्यूट ना कीजिए. ठीक है, जैसे रिवर होता है तो कुछ लोग रिवर के अंदर जाके कपड़े धोते हैं, नहाते हैं. कुछ लोग जो है वहां पे पॉटी करते हैं, फीकल मैटर पास करते हैं. तो इससे क्या होता है? पानी गंदा हो जाता है. तो आपको समझना ये पड़ेगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम्स, रिवर, ईस्चरी, ओशन, ये सब है, ये सब पोल्यूटेड होते जा रहे हैं और इस वजह से वाटर इज नॉट गुड फॉर कंजम्पशन. अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया जो आपको समझना है, वो है ईस्चरी. ईस्चरी को अगर मैं एक सिंपल भाषा में बताऊं, ईस्चरी इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंट वेयर रिवर एंड ओशन मीट. ठीक है, समुद्र और नदी जिस पॉइंट पे मिल जाते हैं. ठीक है, जैसे मान लो ये एक नदी है बेसिकली जो ये बह रही है. ठीक है, अब ये जाकर के आगे कहीं ना कहीं बड़े समुद्र में मिल जाती है. सो होता ये है कि रिवर और ओशन के बीच का ये जो एरिया होता है, ये पानी ना तो ज्यादा खारा है ना ही ज्यादा मीठा है. मतलब ये, इसको ही आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो ईश्वरी. ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको समझना पड़ेगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास कर दिया. क्या नाम था इसका? वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट. कभी पास हुआ? 1974 में. जस्ट खाली पानी को बचाओ, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर. कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर. अगर आप वेस्ट वाटर के कंपोजिशन को देखो तो वाटर कितना है? 99% है. सो जैसे आप वाटर की बात करोगे तो ये कितना हो गया? 99.9%. और ये छोटा सा क्या इम्प्यूरिटी है? इम्प्यूरिटी कितना है? 0.1%. तो इस 0.1% के अंदर क्या क्या हो सकता है इम्प्यूरिटीज में? तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि सस्पेंडेड सॉलिड्स हो सकते हैं, लाइक सैंड, सिल्ट, क्ले, या फिर कोलॉइडल मटेरियल हो सकता है जैसे फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लॉथ, पेपर फाइबर, या तो फिर डिजॉल्व मटेरियल्स भी हो सकते हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट्स, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम. अब इसमें जो है नीट का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अगर आप नीट के हिसाब से इसको पॉइंट आउट करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन दे सकते हैं कि सस्पेंडेड सॉलिड्स डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ दी वन. तो ऑड मैन आउट बोलेंगे. तो सैंड, सिल्ट और क्ले है ही है आपका, एसएससी तो है ही है. वो शायद कुछ और डाल दे, रॉक्स डाल दे, तो वो चीजें आउट हो जाएंगी. तो ये चार्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो है डोमेस्टिक सीवेज. सीवेज का मतलब ही होता है गंदा पानी. और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट. इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मतलब इंडस्ट्रीज में जो पानी यूज किए जाते हैं, यूज करने के बाद उन पानी को हम क्या करते हैं? रिवर वाटर बॉडीज में या कहीं पर भी फेंकते हैं, तो उससे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. सो वही हमें समझना है. एज वी वर्क विद वाटर इन आवर होम, in the cities and towns, we wash everything into drains. सोच के देखिए, आप घर पे कपड़ा धोते हैं, बह गया पानी. आप नहाते हो, बह गया पानी. फिर उसके बाद जो है आप हाथ धोते हो, हैंड वॉश करते हो, टॉयलेट फ्लश करते हो, ये सब सब का सब जाकर के
ड्रेनेज में चला जाता है। और क्या कभी आपने सोचा, हैव यू एवर वंडर्ड, कि ये गंदा पानी जो है वो जाता कहाँ है? ठीक है, बट एक बात ध्यान में रखिएगा, वो वापस घूम फिर के हमें ही मिलता है, क्योंकि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है, वो है वाटर साइकिल। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि नेचर में जो वाटर है, वाटर ये फिक्स्ड अमाउंट में है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे अर्थ पे कभी पानी था ही नहीं, पानी बाहर के प्लेनेट से आया है अर्थ पे। मीटरॉइड्स वगैरह जब हिट करते थे तो उन्होंने पानी लाया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पानी मैं पी रहा हूँ ये वही पानी है, किसी जमाने में डायनासोर ने भी पिया होगा। What happens in the villages? Is this sewage treated before being transported to the nearest river and mixed with it? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बार याद रखिएगा, mere 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human use। मतलब ये पानी में हमने खाली अगर 0.1% की इम्प्यूरिटी मिला दी तो ये पानी को हम पी नहीं सकते। मतलब सिर्फ 0.1% इम्प्यूरिटीज। नाउ दिस 0.1% impurities makes water unfit for consumption। इसको आप पी नहीं सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ा? यस, बिल्कुल पढ़ा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मतलब वो ट्रीटमेंट बेसिकली जहाँ पे आप गंदे पानी को पूरी तरह से साफ कर देते हो। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत भी इसके बारे में, हमने इसमें 3 स्टेजेस पढ़े हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट। अब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर थोड़ा बहुत इसको कवर करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरी तरह से एक मैकेनिकल प्रोसेस है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट पूरी तरह से एरोबिक प्रोसेस है और टर्शियरी ट्रीटमेंट पूरी तरह से एनारोबिक ट्रीटमेंट है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सॉलिड्स बेसिकली बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइमरी एफ्लुएंट में ये होता है कि जो सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट को तो आप निकाल सकते हो आराम से हाथ से पकड़ के। जैसे किसी ने प्लास्टिक का बैग फेंक दिया हो पानी में, या कोई नारियल का टुकड़ा फेंक दिया हो, कोई भी चीज जो सॉलिड हो उसे आप आराम से निकाल सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होता है, सॉफ्ट बेसिकली जो डिजोल्व हो चुके इम्प्योरिटीज उनको निकाल पाना डिफिकल्ट होता है। अब इस ग्राफ को आप देखिए, बेसिकली ये जो है ये पानी का फ्लो है। सो इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ, इसको ऐसे देखते हैं। ग्राफ किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर। तो यहाँ पे देखो ये सीवेज डिस्चार्ज है, ये क्या है? बीओडी। अब कोई पूछेगा बीओडी क्या होता है, तो देखो बीओडी का 2 फुल फॉर्म आता है। एक तो आप कहते हो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये एक फुल फॉर्म बन जाता है। और दूसरा जो बेसिकली आप जो है फुल फॉर्म बोलते हो उसे हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी का 2 फुल फॉर्म हो सकता है, एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, दूसरा क्या है तो हम कह देते हैं बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब आप मुझे बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा सही है, क्योंकि कहीं कहीं मैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ता हूँ, कहीं पे ये पढ़ता हूँ। और ये जो पिंक वाला ये क्या है? डिजोल्व ऑक्सीजन है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, जैसे अब बीओडी का लेवल पे ना मैं एक सिंपल सा आपको ट्रिक बता देता हूँ, याद रखना। पानी जितना गंदा होगा उसका बीओडी उतना ज्यादा होगा, और पानी जितना साफ होगा उसका बीओडी उतना ही कम होगा। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। गंदा पानी बीओडी ज्यादा, साफ पानी बीओडी कम। और अगर फिश जो है बेसिकली, यहाँ पे देखिए ये वाले पॉइंट पे, फिश किल्स एंड डिसअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो गंदा होते जाता है पानी, और जब पानी गंदा हो जाता है तो देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो बीओडी जो है कम होते जाता है। सो ये डिजोल्व ऑक्सीजन, सो रीअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर। सो हमें समझना ये होगा, देखो यहाँ पर पानी गंदा है, और यहाँ अगर पानी गंदा है, डर्टी वाटर है, तो अगर वाटर डर्टी है तो बीओडी देखो ज्यादा है। और डिजोल्व ऑक्सीजन उसमें क्या है? कम है। डिजोल्व ऑक्सीजन कम है इसलिए ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा है। जैसे जैसे पानी साफ होते जाता है, देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, पानी जैसे जैसे आगे आगे साफ होते जाएगा तो यहाँ पर बीओडी क्या होते जाता है, तो हम कहते हैं बीओडी कम होते जाता है और पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ते जाता है। अब एक किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए पहले। ये जो है ये आपका मेन है, गटर समझ लीजिए जो बह रहा है, अब ये जाके रिवर में मिल रहा है। तो जिस पॉइंट पे यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, और जैसे जैसे ये पानी आगे बढ़ने लगता है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाता है? कम होता है। दैट इज व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का ग्राफ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा बहुत, देखो जो एलिमेंट्स डिसॉल्व हो चुके हैं, जैसे सॉल्ट्स हो गए,
नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट्स, इनको तो आप निकाल ही नहीं सकते, इनमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। टॉक्सिक मेटल आयंस वगैरह, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको आप निकाल नहीं सकते। सो डोमेस्टिक सीवेज जो होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरली किसका बना हुआ है? तो हम कहते हैं कि डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरली कंटेन्स बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट विच रेडिली डिकम्पोजेस, आराम से डिकम्पोज हो जाता है थैंक्स टू द बैक्टीरिया अदर माइक्रोब्स, जो मल्टीप्लाई होते हैं बेसिकली यूजिंग दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस as well as and hence utilizes some of the component of sewage। मतलब एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको याद रखना है कि जो डोमेस्टिक सीवेज होता है, तो जैसे ही आप डोमेस्टिक सीवेज की बात कर दोगे तो आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों कि डोमेस्टिक सीवेज में जो वाटर है उसका पोल्यूशन क्या हो जाता है, बेसिकली उतना पोल्यूट नहीं होता, वाटर का पोल्यूटेड लेवल थोड़ा सा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, इसी डोमेस्टिक सीवेज का ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते हैं और खुद को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी का पोल्यूशन कम हो जाता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इज इट पॉसिबल, क्या हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर बाय मेजरिंग? तो हमारे पास ये देखो बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैसा मैंने आपको दो फुल फॉर्म बताया था, एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बताया था और एक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों है। कैन यू एक्सप्लेन नाउ? अब यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक सुनिए कि इन द चैप्टर बेसिकली ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यू हैव रेड रिलेशन बिटवीन बीओडी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ये, तो ये आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में पढ़ लिया है, जो रेशियो मैंने आपको भी बता दिया। तो देयर इज अ चेंज व्हिच मे बी नोटिस। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो करते क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बायोडिग्रेडेशन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है, और वो ढेर सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं। जब ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा तो क्या होगा, देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन in the downstream from the point of sewage discharge, thus causes the mortality of fishes and other aquatic creatures। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है गंदे पानी का, सीवेज का, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसके अंदर पानी में रहने वाले जो बैक्टीरियाज होंगे, ये बैक्टीरियाज क्या करेंगे, ये सारे ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन को सिर्फ इसलिए यूटिलाइज कर लेते हैं ताकि यहाँ के अंदर के ऑर्गेनिक मैटर जो हो उनको वो ब्रेक डाउन कर सके। लेकिन जो बैक्टीरियाज ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करेंगे उसमें ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक सिर्फ इतना ही है बच्चा कि यहाँ पे इसमें जो भी फिशेस होंगी वो अपने आप मर जाती है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर का ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वही चीज आपको समझना है। अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया तो जो ऑक्सीजन का डिमांड था बीओडी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वही मैंने कहा, पानी जितना गंदा डिमांड उतना ज्यादा, याद रखिएगा, गंदा पानी ज्यादा, और अगर प्योर वाटर है तो डेफिनेटली उसका डिमांड भी कम है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, द वाटर इज प्योर, बीओडी कम होगा। और इसमें जो है बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं वाटर के अंदर, जो एक्सेसिव ग्रोथ कॉज करते हैं प्लैंक्टन का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया है, प्लैंक्टोनिक ग्रोथ, फ्री फ्लोटिंग एल्गे, इसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए ये जो है ये पानी है, ठीक है, आप इसको ऐसे आप पानी मान लीजिए, तो इसके अंदर जो भी मिनरल्स होंगे जैसे फॉस्फेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, ज्यादा करके जो है फॉस्फेट पे ही ये चीजें पाई गई है। ज्यादा फॉस्फेट हो जाने की वजह से क्या होता है, पानी के सरफेस पे एल्गे ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। तो पानी के सरफेस पे क्या होगा, ढेर सारा एल्गे ग्रो हो जाता है, और ये एल्गे क्या करता है, पानी के ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है। और जब वो ये पानी के ऑक्सीजन को ही कंज्यूम करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, जो कंडीशंस है फिशेस वगैरह जो है प्रॉब्लम में आ जाती हैं। तो यही चीज जो है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मिनरल्स देयर इज अ ग्रोथ ऑफ एल्गे, और इसी को हम एल्गल ब्लूम का नाम देते हैं, विच इज इम्पार्ट यू नो दे, ये जो है ना कलर चेंज कर देते हैं बेसिकली वाटर बॉडी का। और एल्गे ब्लूम क्या होता है, वाटर क्वालिटी खत्म कर देते हैं, जैसे मैंने आपको कहा सारा ऑक्सीजन वगैरह ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन ब्लूम कॉजेज डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी, और फिशेस भी मर जाते हैं, फिश मोर्टेलिटी होगी। तो सम ब्लूम्स फॉर्मिंग एल्गे आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एनिमल्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो बेसिकली एमसीक्यू का पॉइंट है,
आप ये कह लो, यू मे हैव सीन द ब्यूटीफुल मावे कलर्ड फ्लावर्स ऑन वेरी अपीलिंग शेप्ड फ्लोटिंग प्लांट इन वाटर बॉडीज। तो ये जो प्लांट्स है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये नाम आप कभी मत भूलिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज मावे कलर्ड फ्लावर। तो जैसे आप मवे कलर्ड फ्लावर की बात करोगे, तो मवे कलर्ड फ्लावर जो है ये कहाँ पाया जाता है? अपीलिंग शेप होता है इसका, बहुत खूबसूरत सा दिखता है, फ्लोटिंग वाटर बॉडीज पे होता है। तो ये जो प्लांट है बेसिकली, ये प्लांट को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। ठीक है, ये बाहर का है, विदेशी पेड़ है, और विदेशी चीज जो भी आई है खराबी करके गई है। तो ये जब इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि इसका फूल बहुत खूबसूरत था, तो इसने हैवॉक क्रिएट किया। ये हैवॉक क्रिएट किया मतलब प्रॉब्लम कर दिया क्या? बाय एक्सेसिव ग्रोथ, अचानक से इतना तेज ये बढ़ने लगा, इतना तेज ग्रो होने लगा कि उसने बाकी सारे वाटर बॉडीज को भी ब्लॉक कर दिया। और इस ग्रोथ की वजह से भी बहुत तेज बढ़ रहा है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता था कि इनको हम निकाल पाए। और इस वजह से क्या हुआ मालूम है? दीज आर द प्लांट्स ऑफ वाटर हाइसिंथ। ठीक है, दीज आर द प्लांट्स ऑफ वाटर हाइसिंथ, जिसको हम नाम दिए है आइकॉर्निया क्रेसिप्स। क्रेसिप्स ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक कि अगर आप नीट की बात करोगे। ठीक है, वाटर हाइसिंथ को यहाँ तक कि जलकुंभी भी कहा जाता है। और ये जो वाटर हाइसिंथ है, जो जलकुंभी है, इसको एक और नाम दिया गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो आपके पास दो तीन इसमें ऑप्शंस हैं, और ये इंपॉर्टेंट नाम आपको जो याद रखना है वो है मावे कलर्ड। द कलर, ब्यूटीफुल कलर बेसिकली जो अट्रैक्ट कर जाता है ना। और एक्वेटिक वीड है, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। जैसा मैंने आपको बता दिया, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल, जो मैंने आपको बताया। और ये बहुत ज्यादा ग्रो हुए, यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज में ग्रो हुए, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वाटर का जो इकोसिस्टम और डायनेमिक था वो डिसबैलेंस हो गया। यू नो, सो जो जस्ट याद रखने वाली बात ये होगी कि आइकॉर्निया की वजह से पूरा का पूरा वाटर इकोसिस्टम डैमेज हो गया। सोचो, ये जहां ग्रो करता था वहां बिना किसी को मारे मानता नहीं था। अच्छा, सीवेज क्या है? बेसिकली सीवेज फ्रॉम आवर हाउस होम एज वेल एज फ्रॉम हॉस्पिटल्स आर लाइकली टू कंटेन मेनी अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो ये बात सही है, गटर के अंदर जो भी पानी होता है उसमें बहुत ज्यादा पैथोजेंस और बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। और अगर आपने उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, बहुत बार तो हमने ये भी देखा है कि नाला के अंदर से जो है पीने का पाइप जो है पानी का जाता है, उस वजह से क्या होगा, अगर जरा सा भी लीकेज हुआ मेन पाइप में, तो उसके अंदर जो है गंदा पानी घुसता है, बैक्टीरिया घुसते हैं, वायरसेस घुसते हैं, जिस वजह से बहुत सारी बीमारियां इंसान को हो सकती है, जैसे डिसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, कोलेरा हो गया। इसी के लिए क्या कहा जाता है कि पानी को आप जब भी पिए, पानी को आप उसे उबाल करके ही पिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आता है अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ठीक है, डोमेस्टिक सीवेज मतलब घर का, इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन, फिर प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, ये सब पानी जो इंडस्ट्रीज से निकल रही है तो बहुत ही डेंजरस होता है। दे कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब आप पूछोगे कौन कौन से, तब आप याद रखिएगा, इनमें जो हैवी मेटल्स होते हैं, नोटेबली ये देखिए, हैवी मेटल्स जिनकी डेंसिटी जो है बेसिकली जो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा हो, उन्हें हम हैवी मेटल्स में डाल देते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पूछोगे हैवी मेटल्स क्या होता है, तब आप कह दीजिए वो मेटल्स जिनकी डेंसिटी जो है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा हो, वो हैवी मेटल्स है। अब इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं? तो अपने पास मर्क्यूरी है, कैडमियम, कॉपर, लेड, दीज आर ऑल हैवी मेटल्स। और ये इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है ना इनके लिए, वो है बायो मैग्निफिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जिस पे हमें खास करके फोकस करना है, क्योंकि इस पे नीट पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, so the word that we need to focus is called as biomagnification. ठीक है, तो जिस वर्ड पे हमें बेसिकली सबसे ज्यादा फोकस रखना है वो ये वर्ड है बायोमैग्निफिकेशन।
बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है बेसिकली, तो इसको हम इस ग्राफ से अगर एग्जांपल दें। अब देखो ये जो बायोमैग्निफिकेशन के उन्होंने एग्जांपल दिया ना, बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी, डीडीटी एक्चुअली बैन हो चुका है। डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन होता है। एक्वेटिक फूड चेन में कैसे जमा होता है, जो फार्मर्स होते थे दे यूज्ड टू यूज डीडीटी। ये एक तरह का पेस्टिसाइड होता था जो स्प्रे किया जाता था फार्म में, लेकिन जब उस फार्म के अंदर पानी डालते थे, वॉशिंग होती थी, तो वॉश होने की वजह से सारा डीडीटी पानी में निकल जाता था। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये पानी में निकल गया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.003 ppm, ये इसका पहला कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब इसको जो है किसी जू प्लैंक्टन्स ने खा लिया, मतलब ये जो अंदर जो थोड़े बहुत डीडीटी थे पानी में डिजोल्व, उसको गलती से किसने खाया, जू प्लैंक्टन्स ने। तो जो डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन होगा जू प्लैंक्टन्स में बढ़ जाता है, कितना हो जाएगा 0.04 ppm। और मान लो ये जू प्लैंक्टन्स को किसने खा लिए, छोटी फिशेस ने, और अगर छोटी फिश ने खाई तो यहाँ पे डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन फिश में बढ़ जाता है, कितना 0.5 ppm, क्योंकि वो एक फाइटोप्लैंक्टन तो एक जू प्लैंक्टन तो खाएगी नहीं, वो ऐसा ढेर सारा जू प्लैंक्टन खा लेगी। तो 0.04 इंटू के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना जो है कॉन्सेंट्रेशन फिश में चला जाता है। उसके बाद अब इन फिश को कौन, छोटी मछलियों को कौन खाता है, तो हम सबको पता है बड़ी मछलियां खा लेती हैं। तो जिस वजह से डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन अब और बढ़ गया, कितना हो गया 2 ppm। अब देखिए हर लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। फिर इस बड़ी बड़ी फिशेस को कौन खाएगा, तो बड़ी फिशेस को ईगल पकड़ के खाती है, हमने सबने देखा है फिशिंग, ईगल जो है फिश पकड़ के खा जाती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया 5 ppm। मतलब सोचिए इंसान कभी सोच नहीं सकता था कि उसने नेचर में कितना रिलीज किया था, नेचर में इंसान ने रिलीज किया था सिर्फ 0.03 ppm, लेकिन जब वो एक्यूमुलेट होते गया मैग्नीफाई होता गया, तो मैक्सिमम कितना चला गया 5 ppm। यही हम कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से ही लाइफ बनती है, छोटी छोटी चीज़ों से लाइफ बनती है, बड़ी चीज़ के पीछे कभी ना पड़ो। अगर एक सिंपल सा लॉजिक रखो, अगर अभी 11th में हो और ये चीज़ें पढ़ रहे हो, तो सोच के देखिए, आप सिर्फ ज़्यादा नहीं पढ़िए, आप 3 घंटे नीट के लिए रोज पढ़िए, तो 3 hours इंटू 365 इंटू 2 करके देख लीजिए क्या आंसर आता है। आप इतने घंटे पढ़ लोगे नीट के लिए। अब ये जो है काफ़ी ज़्यादा घंटे हो जाते हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से कैलकुलेट करके देखें तो 3 2 कितना होता है, बेसिकली 6 हो जाता है। तो 6 इंटू 365 कर लो, 6 घंटे हम पढ़ रहे हैं ना, 6 इंटू 365 तो 2190 घंटे होते हैं। 2190 घंटे को 3 से डिवाइड कर लो, तो अगर आपने डिवाइड बाय 3 कर लिया 730 घंटे। मेरे भाई 730 घंटे पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है एक पेपर को नीट नहीं क्लियर होगा? आराम से होता है। यही हमें फॉलो करना है, नेचर से कुछ सीखो यार। नेचर बायो मैग्निफिकेशन आपको हिंट दे रहा है कि आप रोज पढ़ो, रोज जमा होने दो, लेट द नॉलेज एक्यूमुलेट इन योर ब्रेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोमैग्निफिकेशन जो है इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट्स एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल सबको पता है, हमारे पास सबसे पहले जो होते हैं वो है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर टर्शरी कंज्यूमर। कभी कभी टर्शरी के ऊपर भी पाया जाता है, लेकिन वो रेयर होता है, इसे हम क्वार्टरनरी कंज्यूमर भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जमा होते गया, इस वजह से क्या होगा, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसे मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, तो वो नेक्स्ट एक तो एक्सक्रीट भी नहीं हो पाता है, और वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और जब वो नेक्स्ट हायर लेवल पे ट्रॉफिक लेवल पे जाता है, तो इसी जो है कंटिन्यूस एक्यूमुलेशन होता है। तो एक यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन दिया हुआ है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी increased at successive trophic level, it says it starts from 0.03 ppm parts per million कह लो, या ppb parts per billion कह लो। ठीक है, अब it can ultimately reach to how much, 25 ppm parts per million। सोच के देखो आप, ये लेवल पे बढ़ता है, इसे हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, बड़ा होना। इसके लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी जब होगा, अब देखो ये नीट का क्वेश्चन आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन, अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी हुआ तो क्या होगा, इट डिस्टर्ब्स द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स। अब आप बोलोगे सर बर्ड्स को कैल्शियम की क्यों जरूरत है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बर्ड्स जो है अंडे देते हैं, और उनका अंडे का जो शेल होता है वो किसका बना है, कैल्शियम का बना है। पर अगर उनके अंदर डीडीटी गया तो बर्ड्स में क्या होता है, जो कैल्शियम गया है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म खत्म हो रहा है, तो उस वजह से उनके अंडे जो है पतले शेल के हो जाते हैं।
ठीक है, थिनिंग ऑफ एग शेल, और इस वजह से क्या होता है, प्री मैच्योर अंडा टूट जाता है और कभी कभी तो बच्चा मर जाता है। इस वजह से जो है पॉपुलेशन बर्ड्स के कम हो रहे हैं। तो बायो मैग्निफिकेशन इज नॉट अ गुड थिंग, जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़नी है वो है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या है, इसको सिंपल भाषा में कहते हैं नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक, ठीक है, बाय बायोलॉजिकल एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। ठीक है, नेचुरल मतलब अपने आप लेक जो है बूढ़ा हो रहा है, बाय बायोलॉजिकल एनरिचमेंट मतलब उसमें बायोलॉजिकल लाइफ जो है बढ़ रही है बेसिकली। तो एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, इन यंग लेक द वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर। बहुत सिंपल सी बात है, एक छोटा सा जो तालाब है जो बना है, ठीक है, उसके वो पानी बहुत साफ होगा क्योंकि वो बहुत ही कम लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अभी जैसे जैसे समय बीतेगा तो गटर का पानी, नाले का पानी सब धीरे धीरे उस लेक में आने लगता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह सब आता है, एंड इट एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बढ़ने लगे, जिस वजह से क्या होता है, लेक की फर्टिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि जो फॉस्फेट्स है, जो मिनरल्स है, वो उस लेक में आ जा रहे हैं। और उस वजह से क्या होता है, प्लांट और एनिमल लाइफ बर्गियंस मतलब बहुत ज्यादा ये होने लगते हैं। और फिर जो ऑर्गेनिक है रिमेन्स, वो नीचे धीरे धीरे लेक बॉटम पे क्या होने लगता है, जमा होने लगता है, जिसे आप कीचड़ कहते हो ना बेसिकली। कभी कभी आपने देखा होगा गटर साफ करने के लिए या नाला साफ करने के लिए नीचे से जो कीचड़ निकालते हैं, बेसिकली वही एक तरह का ऑर्गेनिक सेडिमेंट है। ठीक है, और जब ये ओवर द सेंचुरीज ये चीजें चलती रही तो वहाँ पे सिल्ट, ऑर्गेनिक डेब्रिस पाइल अप होता है, और लेक धीरे धीरे जो है खड्डा होने लगता है, फिर गर्म होने लगता है, क्योंकि जो गर्मी हो रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि सारे वहाँ पे मिनरल्स जमा हो रहे हैं। और जैसे ही ये लेक गर्म होने लगा तो बेसिकली विथ वार्म वाटर व्हाट हैपेंस, ऑर्गेनिज्म सप्लांटिंग दोस थ्राइव्स इन कोल्डर एनवायरनमेंट, बेसिकली वो मर जाएंगे बेसिकली। ठीक है, मार्श प्लांट्स what they will do, they will take the root in their shallow and begin to fill in the original lake basin। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है, उनके रूट्स जो है नीचे तक चले जाते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है कि जो लेक होता है ना, इट गिव्स वे टू लार्ज मासेस ऑफ फ्लोटिंग प्लांट, जिसको बॉग कहते हैं, बॉग। बहुत सारे धीरे धीरे फ्लोटिंग प्लांट भी उस पर आ जाते हैं, और फाइनली क्या हो जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैंड। तो अगर आपने इसको अगर ध्यान से समझा होगा, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको अगर सिंपल तरीके से मैं समझा दूं तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का एक पार्ट है। ठीक है, जैसे आप इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात कर देते हो ना, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब क्या होता है, बेसिकली जो एरिया पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ था, ठीक है, इट वॉज फुल ऑफ वाटर, जो हमने लेक को देखा, और एक समय ऐसा आ गया कि ये जो है इवॉल्व होकर के पूरा का पूरा लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, मैसिक कंडीशन बन जाता है। देखो यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज आ जाएंगे, फिर एनिमल्स आ जाती, तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट साइज ऑफ द लेक एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है, नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इतना तुरंत नहीं होगा, पहली बात तो ये, इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हाउएवर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, man activity like effluent from the industries and home can radically accelerate the aging process। जो भी कचरा आप डालोगे तो लेक जो है फटाफट बूढ़ा होने लगता है, और इसी फिनोमिना को हमने एक नाम दिया हुआ है, इट इज कॉल्ड एज कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक वर्ड जो आपको बार बार समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम एक वर्ड लेके आ रहे हैं, और वर्ड का नाम क्या है, यूट्रोफिकेशन। तो सबसे बड़ी बात, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो आप ये कह लो कि द प्रोसेस ऑफ टू मेनी प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ river, lake, often because chemicals that are used to help crops to grow have been carried by the rain, it is called as eutrophication। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं समझा देता हूँ जिसको आप यूट्रोफिकेशन कभी आप भूलोगे ही नहीं। एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक तालाब है, ठीक है, ये एक छोटा सा लेक है, और दूर कहीं पे मान लीजिए यहाँ पर ये एक फार्म है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक फार्म है। तो फार्म के अंदर जो भी मिनरल्स वगैरह यूज किए गए होंगे, एक समय के बाद जब एक्सेसिव हो जाता है उन चीजों को, तो जो है उसे एक चैनल के थ्रू जो है लेक में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। होता है क्या है, सारे मिनरल्स बेसिकली जो वॉश ऑफ हो जाते हैं ना फ्रॉम द फार्म, ये जो मिनरल्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं, जो इस लेक के अंदर आ जाते हैं। तो लेक के अंदर आने के बाद क्या होता है, इसी में ये जब जमा होने लगते हैं, तो इट अलाउज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। कभी एक्वेटिक प्लांट्स बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, फिर बड़े ट्रीज भी आने लगते हैं,
तो ये जो ग्रोथ हो रहा है ना, इसी को आप यूट्रोफिकेशन का नाम देते हो, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो यूट्रोफिकेशन है। अब इसमें क्या होता है, जितना तेजी से इंसान इसमें केमिकल्स ऐड करते जाएगा उतना तेजी से यूट्रोफिकेशन होगा। इसी को आप कहते हो एक्सेलरेटेड और कल्चरल यूट्रोफिकेशन। अभी ये देखा गया है कि ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी लेक्स इन मेनी पार्ट ऑफ द अर्थ, बहुत बार देखा गया है कि जो लेक्स है वो सीवियरली यूट्रोफाइड हो चुका है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। हमारा काम फर्ज क्या बनता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज जो घर का पानी उसे प्रॉपरली ट्रीट करके फेंके तो ज्यादा अच्छा है। प्राइम कंटेमिनेट क्या है, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। जो भी यूट्रोफिकेशन में है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं, तो आपको दो याद रखना है। एक याद रखना है नाइट्रेट्स, दूसरा जो आप याद रखोगे वो है फॉस्फेट्स। सो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन बढ़ता है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है, ओवर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्गे, नाइट्रेट और फॉस्फेट की वजह से, जिसकी वजह से स्कम बन जाता है। स्कम मतलब एक कीचड़ जैसा नीचे जो जमा होता है दलदल टाइप का। ठीक है, फिर उसमें बदबू आने लगती है। ठीक है, एंड रॉबिंग द वाटर ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाइटल टू अदर लाइफ, एक्वेटिक लाइफ। और इसी वजह से क्या होता है, जो पोल्यूटेंट होते हैं वो लेक में आने लगते हैं, पॉइजन कर देते हैं, और लेक में रहने वाली सारी फिशेस मर जाती हैं, फिर उनकी बॉडी डिकम्पोज होने लगती हैं। ठीक है, और वो पानी के अंदर का ऑक्सीजन जो डिजोल्व हुआ है उसे भी कम कर देती है। मतलब जिस तरीके से भी आप गंदा लेक में इंट्रोड्यूस कर दो उसकी वजह से उस लेक का एक्वेटिक लाइफ पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि वो लेक पोल्यूट ना हो। पर यहाँ पे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये समझना है कि नाइट्रेट्स और फॉस्फेट ज़्यादा करके आते हैं जिस वजह से एल्गी का ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर ऐसे केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स आते रहें यकीन मानिएगा लेक कैन लिटरली चोक टू डेथ। मतलब वो लेक में जो लाइफ सर्वाइव कर रही थी वो मर जाएगी। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीटेड थर्मल वेस्ट वाटर जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट से। पहले तो हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, अब क्या यूज किए, वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अब हम यूज कर रहे हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, जब वो टर्बाइन रोटेट होता है सारी चीजें, तो वहां पर जो वेस्ट वाटर आता है बहुत गर्म होता है। अब वो थर्मल पावर प्लांट से जो भी पानी निकला वो एक उसमें एक अलग ही टाइप का बेसिकली क्या होता है, पोल्यूटेंट होता है। और ये पोल्यूटेंट जो है धीरे धीरे जब लेक में आता है तो इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या तो उन्हें सेंसिटिव बना देगा टू हाई टेम्परेचर एंड मे एनहांस द ग्रोथ ऑफ plants and fishes in extreme cold areas, but only after causing damage to the indigenous flora and fauna। और हम करते हैं basically through industries। Let's study a case study of integrated water management। तो वेस्ट वाटर में क्या होता है, तो हम कहते हैं वेस्ट वाटर इंक्लूड सीवेज। अब सीवेज मतलब गंदा पानी। अब वो आप ट्रीट कर सकते हो कैसे, बाय यूटिलाइजिंग अ मिक्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्रोसेस। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम दो प्रोसेस का यूज करते हैं, एक है नेचुरल प्रोसेस और दूसरा क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल प्रोसेस। तो दिस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग। अब इसमें एग्जाम्पल में आप क्या बोल सकते हो, देखो एन एग्जाम्पल ऑफ सच इज द टाउन ऑफ अरकाटा। ये कॉमन एग्जाम्पल है, नीट के लिए ले लो। टाउन ऑफ अरकाटा कहाँ पे सिचुएटेड है, along the north coast of California। ठीक है, इसने कोलैबोरेशन किया विद बायोलॉजिस्ट फ्रॉम हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, और वहाँ का जो टाउनशिप था बेसिकली उन्होंने क्रिएट किया वहाँ पर इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विद इन अ नेचुरल इकोसिस्टम। मतलब ये दो स्टेजेस में इन्होंने इसको कंप्लीट करवाया। जो पहला स्टेज था वो था कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट्स आर गिवन। व्हाट इज कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन का बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप पानी को एज इट इज छोड़ दो। जब पानी को ऐसे ही छोड़ दोगे तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे बढ़ जाएंगे, इसको आप कहते हो कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन टेक्निक। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप क्या करो, यही सारे पानी को एक नेट ले लो, नेट, और इस नेट से पानी को पास करो, तो होगा क्या, बड़ा कचरा इधर अटक जाएगा और जो छोटे कचरे हैं, जो छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो निकलेगा, बट बिग कैन बी डन। और दूसरा अगर आपको चाहिए तो आप इसमें क्या डाल दो, क्लोरीन डाल दो। तो ये सारे मेथड्स जो थे पहले स्टेज पे था कन्वेंशनल मेथड। तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे एट द आफ्टर दिस स्टेज ना लॉट्स ऑफ डेंजरस पोल्यूटेंट्स लाइक डिसॉल्व्ड हैवी मेटल्स स्टिल रिमेन्स। आपने बड़े बड़े सब निकाल दिए लेकिन जो डिसॉल्व हैवी मेटल्स उनका क्या,
तो उसको करने के लिए स्टेप बी लिया गया। स्टेप बी में क्या किया इन्होंने, द बायोलॉजिस्ट डेवलप अ सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्शेस ओवर 60 हेक्टर्स ऑफ मार्शलैंड। ये एक तरह का फिल्ट्रेशन है, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल जाते जाते। तो यहाँ पर इन्होंने 60 हेक्टर्स का मार्शलैंड बनाया। तो हम कहते हैं अप्रोप्रिएट प्लांट्स, एल्गे एंड फंजाई एंड बैक्टीरिया वेर सीडेड इनटू दिस एरिया। और जो जिन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया एब्जॉर्ब्ड और एसिमुलेटेड पोल्यूटेंट्स को, एंड हेंस as the water flows through the marshes it gets purified naturally। तो एक लेवल का फिल्टर आप समझ लीजिए उन्होंने बनाया, और पानी को जब वो पास कर रहे हैं, ठीक है, एक बड़ा फिल्टर है जो बड़े कचरे को रोक रहा है, थोड़ा और आगे गया छोटा फिल्टर, और आगे गया एकदम छोटा फिल्टर। तो इन्होंने नेचुरल ट्रीटमेंट का यूज किया, नेचुरल मार्शलैंड का यूज किया, इस वजह से वाटर क्या होता गया, प्योर होता गया। तो ये एक तरह का केस स्टडी है जो टाउन ऑफ अरकाटा में पढ़ा गया, ठीक है। अभी और जो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जो मार्श उन्होंने क्रिएट किया था मार्शलैंड, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जो इनकी मार्शलैंड थी इट आल्सो कंस्टिट्यूटेड अ सेंचुरी विथ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन फॉर्म ऑफ फिशेस, एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट नाउ रिसाइड्स देयर। मतलब वो नेचुरल था सब कुछ मार्शलैंड, तो वहां पे फिशेस बर्ड्स एनिमल्स वो भी रहने लगे। सिटीजन ग्रुप जो है जिनको हम कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ द अरकाटा मार्श, ये फुल फॉर्म बाबा नीट में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोई पूछा फोम क्या है तो झाग मत कह देना, फोम का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्श, ओके, दैट इज अ फोम। तो वो जो है रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इसको साफ रखते हैं, सेफगार्ड करते हैं और इस प्रोजेक्ट को ध्यान देते हैं। तो ये बहुत प्यारी सी अच्छी सी टेक्निक है, जहाँ पे देखो स्टेप ए में आपने आर्टिफिशियल टेक्निक का यूज किया, जहाँ पे आपने फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और क्लोरीन ट्रीटमेंट दिया। लेकिन जैसे आप स्टेज बी पे चले गए तो वहां पे आपने क्या किया, नेचुरल ट्रीटमेंट दे दिया, मार्शलैंड का बनाया 60 हेक्टर्स ऑफ लैंड, 60 हेक्टर्स ऑफ मार्शलैंड जो वाटर को प्यूरिफाई करते गया। नेक्स्ट क्या कहता है, एट दिस all this time we have assumed that removal of waste water requires, that is the creation of the sewage, but what if water is not necessary to dispose of human waste? ये सोच like excreta. Can you imagine the amount of water that one can save if one did not have to flush the toilet? ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक नॉर्मल जो फ्लश टैंक होता है वो 10 से 15 लीटर का होता है। अगर एक नॉर्मल आदमी भी अगर टॉयलेट करने जा रहा है और फ्लश कर रहा है तो 10 से 15 लीटर पानी वो एज इट इज पास कर दे रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए एक टेक्निक है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बेसिकली मैंने देखा भी है, वो जापानीज कल्चर है, ठीक है। अब जापानीज कल्चर में क्या होता है, मान लो ये वॉश बेसिन है, यहाँ पे हाथ धोते हैं लोग, और हाथ धोने के बाद जो पानी होता है ना, वो पानी का उन्होंने कनेक्शन किस में दे रखा है, पानी का कनेक्शन दे रखा है फ्लश टैंक में। तो बेसिकली ये पानी जो है हाथ धोने के बाद कहाँ चला गया, फ्लश टैंक में, और इस पानी को फिर दोबारा यूज करते हैं जब फ्लश कर देते हैं, तो ये दोबारा यूज हो जाता है। तो ये एक तरह का अच्छा टेक्निक है, हम भी वैसे ही कर सकते हैं कि जो भी हाथ धोता है वो सारा पानी जो है फ्लश टैंक में जाने दो, क्योंकि हाथ धोएगा तो साबुन ही रहेगा, साबुन से रहेगा तो टॉयलेट पॉट भी साफ हो जाएगा, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोलॉजिकल सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कह रहा है इकोलॉजिकल सैनिटेशन इज अ सस्टेनेबल सिस्टम ऑफ हैंडलिंग ह्यूमंस। नेक्स्ट जो अपने पास आता है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। वी नीड टू हैव दिस एक्सक्रीटा, टॉयलेट डिस्पोज। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि देयर हैज टू बी अ प्रैक्टिकल हाइजीन, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव, देखो गांव में आपने देखा होगा लोग लोटा लेके जाते हैं खेत में, जो है टॉयलेट कर देते हैं पॉटी कर देते हैं, और वहां पे ही जमीन पे ऐसे ही जो है छोड़ के चले आते हैं, जिससे बहुत सारी मक्खियां उड़ती है, डिजीज कॉज करती है। आप लद्दाख चले जाओ, लद्दाख में ऐसा सिस्टम नहीं है, लद्दाख में अलग कहानी चलती है। लद्दाख में कहा गया है आपको पॉटी करना है करो, लेकिन पहले जमीन के अंदर एक खड्डा करो, खड्डा करने के बाद आप इस खड्डे के अंदर जो है पॉटी कर दो, और पॉटी जब आपकी हो जाए तो इसमें फिर से आप क्या करो, मिट्टी डाल के इसे दफन कर दो। तो होता क्या है, ये जो फीकल मैटर है ये एक तरह का मैन्योर का काम कर जाता है, ये भी एक अच्छा मेथड है। तो अलग अलग मेथड्स का यूज करना जरूरी है, बिकॉज हम सबको पता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है इट इज रिसाइकल्ड इनटू रिसोर्स एज नेचुरल फर्टिलाइजर्स, और हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर वर्किंग इको सैंड टॉयलेट्स
इन मेनी एरियाज ऑफ केरला एंड श्रीलंका। तो ये बेसिकली इकोसैन टॉयलेट्स की तरह काम कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो जब आप सॉलिड वेस्ट की बात करोगे तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है, बड़ा कचरा जो आपके घर से निकलता है। सॉलिड वेस्ट इज फॉर एवरीथिंग दैट गोज आउट कॉल्ड एज ट्रैश। कचरे में जो भी आप फेंक दो, अब चाहे वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो, ठीक है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या होता है, घर से जो कचरा निकला, ऑफिस से पेपर वगैरह निकलता है, ठीक है, कपड़े जूने निकलते हैं, फिर प्लास्टिक बैग निकलते हैं, ये सब के सब वेस्ट है, दिस आर कॉल्ड एज सॉलिड वेस्ट। फिर इसको ट्रैश भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है म्युनिसिपैलिटी से कलेक्ट करता है और क्या करता है, डिस्पोज कर देता है। हमने सुना ही है, ठीक है, कचरा वाला आया घर से कचरा निकाल, बट एक्चुअली ये गाना गलत है, सफाई वाला आया है, क्योंकि वो सफाई करता है, हम तो कचरा देते हैं उसे। सफाई वाला आया घर से कचरा निकाल, दैट शुड बी द सॉन्ग, यू नो। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरली comprises of paper, food waste, प्लास्टिक, गैस, मेटल्स, रबर, लेदर, टेक्सटाइल, सब कुछ है, ठीक है। फिर लेकिन ये सॉलिड वेस्ट जो ये जमा हो रहा है, तो पहले जो है इन्होंने बर्निंग का सोचा, जलाया, लेकिन जलाने से क्या होता है, वॉल्यूम तो कम हो गया, लेकिन उससे क्या हो गया, प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ गई, ठीक है। बर्निंग रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाता कंप्लीटली, ठीक है। ऑल्दो इट इज जनरली नॉट बर्न टू कंप्लीशन एंड ओपन डंप, है ना, तो बहुत सारी मक्खियां आ जाती हैं, चूहे आ जाते हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं। फिर उन्होंने सोचा सैनिटरी लैंडफिल्स किया जाए, तो वहां पे उन्होंने एक एडॉप्टेंस सिस्टम रखा, यू नो, बोला कि कचरे को मत जलाओ, क्योंकि जब आप जलाते हो ना, तो उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी होता है और साथ में पूरी तरह से जल नहीं पाता, तो फायदा क्या हुआ, तो उन्होंने सैनिटरी लैंडफिल बनाया, ओपन बर्निंग डंप को रिप्लेस किया, ठीक है। लैंडफिल उन्होंने क्या किया, जो वेस्ट होता था उसको एक खड्डे में डाल दिया, ठीक है, खड्डा करो और उसमें सारे वेस्ट को डाल के लैंडफिल कर दो। लेकिन एक समय पे ऐसा आ गया कि इतना कचरा जमा हो गया, इतना कचरा जमा हो गया कि उनके पास लैंडफिल साइट्स ही नहीं बचे, ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। लैंडफिल इज ऑल्सो नॉट रियली मच अ सोल्यूशन सिंस द अमाउंट ऑफ गार्बेज जनरेटेड स्पेशली इन मेट्रो सिटीज ह्यूज, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, इस वजह से लैंडफिल का प्रॉब्लम जो है नहीं हो पाया। तो ऑल्सो देयर इज अ डेंजर ऑफ सीपेज, यू नो, जब आप लैंड में सारा कचरा डालते हो तो पॉसिबिलिटी क्या है, सीपेज हो जाए, जो भी कचरा है वो जमीन के अंदर जो है लिक्विड लीच आउट कर जाए, तो लैंडफिल भी क्या करेगा, अंडरग्राउंड वाटर उसको भी पॉल्यूट कर देता है। तो सवाल ये उठता गया कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन के नाम पे इन्होंने बेसिकली एक ही चीज लाई कि लेट्स डू इट इन दिस वे। हम क्या करेंगे, हम पहले कचरे को सेपरेट करेंगे, जो भी कचरा आपके घर में बनता है, निकलता है, आप उसे कैटेगराइज कर लो। कचरा नंबर ए बायोडिग्रेडेबल, जो नेचुरली डिकम्पोज हो सकता है। कचरा नंबर 2 रिसाइक्लेबल, जिसको आप यूज कर सकते हो। कचरा नंबर 3 इज कॉल्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये डिग्रेड होगा नहीं। तो जब आप ये सारी चीजें करते हो ना, तो व्हाट कैन बी रीयूज्ड रिसाइकल शुड बी सेपरेटेड आउट, और उसको कबाड़ी वालों को, भंगार वालों को दे दो, या रैग पिकर्स को दे दो, जो हमारे यहाँ पे कचरा उठाते हैं बेचारे, वो सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का काम कर रहे हैं, जो शायद हम नहीं करते, हम तो गंदा करते हैं बस। अच्छा, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होगा उसे खड्डा कर दो, पुट अ डीप पिट इन द ग्राउंड, और उसको छोड़ दो ऐसे ही, तो क्या होगा, वो डिग्रेड होते होते फाइनली कंपोस्ट बन जाता है, ठीक है। जैसे दैट लीव्स ओनली द नॉन बायोडिग्रेडेबल टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। तो ये बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी चीज हुई कि जो आपका वेस्ट था उसको आप 3 कैटेगरीज में कर लो। एक आपने कह दिया बायोडिग्रेडेबल, दूसरा आपने कह दिया रिसाइक्लेबल, तीसरा कह दिया नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो ये तो कचरे का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, इसको आप कबाड़ी वाले को बेच दो, इसको जो है आप जमीन में खड्डा करके डाल दो तो कंपोस्ट बन जाएगा, प्रॉब्लम फिर हमारे लिए रहा, मतलब एक कह सकते हो कि खाली 1/3 ही प्रॉब्लम रह गया, बाकी चीजें तो 2/3 तो सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये जो है गार्बेज, आप जस्ट पिक एनी रेडीमेड पैकेट ऑफ एनी गुड क्वालिटी टेबल से बिस्किट पैकेट एंड स्टडी द पैकेजिंग, ठीक है। ये बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स के बने होते हैं, तो ये बात याद रखना कि एटलीस्ट 1 लेयर प्लास्टिक का होता ही है। सो वी हैव टू स्टार्ट पैकेजिंग इवन आवर डेली यूज प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क, वाटर, ये सब पॉली बैग्स जो है ना, इसको रोकना पड़ेगा। मतलब मिल्क को आप थैले में मत लो, डायरेक्ट टोप में लो, तो उससे क्या होगा, बेटर होगा। इवन विलेजेस तो ठीक है, फिर भी वो अपना थैला लेके जाते हैं गाँव के लोग,
शहर के लोग तो प्लास्टिक बैग में सारी चीजें लाते हैं, चाहे फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, और फिर जब वो प्लास्टिक पैकेजिंग होती है तो वो नेचर को कहीं ना कहीं पल्यूट करेगा ही करेगा। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा। इस तरीके से आप सॉलिड वेस्ट से बच सकते हो अगर इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लो। तो गवर्नमेंट ने बार बार कहा है, याद है हम लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है, मार्केट में हम देखते भी है, बैन प्लास्टिक। फिर एक समय चलता है, 1 साल 2 साल प्लास्टिक बैग बैन होता है, मगर फिर से नॉर्मल में आ जाता है। कहते हैं अपना इको फ्रेंडली पैकेजिंग बैग लेकर के आओ, क्लॉथ बैग कैरी करो, रिफ्यूज करो पॉलिथीन बैग्स को। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स दैट यू कैन डू टू अवॉइड सच काइंड ऑफ pollution in the environment.